हेलो विद्यार्थियों, फिर आज आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक नई कोर्स की शुरुआत करने के लिए। ध्यान दीजिए, बहुत सारे लड़के फ़ोन किए हैं, डिमांड किए हैं कि एसएससी सीजीएल वगैरह का इंग्लिश पढ़ा दीजिए सर, तो मैं उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक नई चीज़ है, आशा है आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और हम आज शुरू कर रहे हैं, पहला वीडियो डालने जा रहे हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 का सिलेबस यही है। इडियम्स एंड फ्रेज पहला नंबर, दूसरा नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तीसरा नंबर सेंटेंस करेक्शन, चौथा नंबर एरर स्पॉटिंग, पांचवा नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, छठा नंबर स्पेलिंग एरर्स, सातवां नंबर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आठवां नंबर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, नौवां एक्टिव एंड पैसिव मतलब वॉइस, 10 में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लॉज टेस्ट। एक एक करके हम तोड़ तोड़ के आप लोगों को बताएंगे। आप लोग मेरे चैनल को पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। निश्चित है, फुल्ली गारंटी देते हैं, आप मेरी वीडियो को अगर आप पढ़ेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका एसएससी सीजीएल वाला परीक्षा इंग्लिश में नहीं रुकेगा। इसकी गारंटी हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो आज हम लोग पहला वीडियो चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेज। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले हम पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि इडियम्स एंड फ्रेज कहते किसको हैं। कुछ बैकग्राउंड भी जानना जरूरी होता है। तो चलिए विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो, इडियम्स एंड फ्रेज कहते किसको हैं। इसको समझने के लिए इंग्लिश के 2 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, सेंटेंस। नंबर 2 क्लाउज। सेंटेंस और क्लाउज अगर आप समझ जाते हैं तो इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज को समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को सेंटेंस क्लाउज के बारे में पढ़ाया है, और नए पढ़ाए हैं, जो नहीं पढ़े हैं जो विद्यार्थी, वो जान लीजिए सेंटेंस किसको कहते हैं, क्लाउज किसको कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस का मतलब है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and it predicates on is called sentence। कहने का अर्थ है ठीक वही चीज क्लाउज भी है। क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ बिग सेंटेंस which has a subject and its predicate on। दोनों में एक ही बात है, लेकिन एक जगह उसका नाम सेंटेंस हो जाता है, दूसरी जगह उसका नाम क्लाउज क्यों हो जाता है। बस यूँ जानिए भाई, इस तरह से इसको समझिए कि भाई हम लोग किसी माँ बाप के बच्चे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने माँ बाप का क्या हो गए, क्लाउज हो गए। फिर हम माँ बाप बनेंगे
और फिर मेरा बाल बच्चा होगा, जो बाल बच्चा होगा वो मेरा क्लाउज हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि बड़ा वाक तभी होता है जब एक वाक दो वाक से जुड़ता है, उसी को क्लाउज कहते हैं। लेकिन आइटम्स एंड फ्रेज एक अलग चीज है, ये भी एक अलग चीज है। तो याद रखिएगा, इसमें दो तीन कंपलसरी चीजें याद रखिएगा। सेंटेंस वो है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है एकदम। जिस तरह से एवरी लिविंग थिंग हैज बॉडी एंड एवरी बॉडी कंटेन्स ब्लड, ब्लड इज कंपलसरी थिंग्स फॉर द ह्यूमन रेसेस या लिविंग थिंग्स। जस्ट लाइक सेंटेंस एंड क्लाउज के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना एकदम कंपलसरी है। तो ठीक है, लिख लो बेटा, सब परिभाषा भी मांग रहे हो तो लिख लो। ए group of words which has a subject and its predicate on is called sentence। जैसे देखिए, शीला eats a bread daily। तो बेटा इसमें सबसे पहले प्रीडिकेट निकालिए। प्रीडिकेट निकालने का रोल क्या है? प्रीडिकेट निकाल क्या है? दाहिने तरफ से पकड़िए, वर्ब से इधर जो छटेगा सब प्रीडिकेट कहलाएगा। और ये क्या हो गया? शीला सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट और वर्ब हो, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हो। सिर्फ वर्ब से ही ये वाक बन जाएगा, लेकिन कंप्लीटली अर्थ नहीं देगा। शीला इट्स, क्या अर्थ हो गया? शीला खाती है, तो क्या खाती है? कोई खाने का चीज़ खाती होगी, यही बात आता है। लेकिन वो अगर दे दिए ए ब्रेड डेली, प्रत्येक दिन शीला रोटी खाती है, तो अस्पष्ट हो गया भाई। तो मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है, मेरे कहने का अर्थ है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना कंपलसरी है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो ठीक इसी प्रकार क्लाउज। तो चलिए क्लाउज के बारे में भी जान लीजिए। क्लाउज इज ए पार्ट clouds is a part of a big sentence which has a subject and its
predicate on is called cloud। समझ में आया विद्यार्थियों? क्लाउज भी एक वाक्य है, सेंटेंस है, लेकिन ये किसी बड़े वाक्य का एक सेंटेंस है। जैसे मान लो बेटा तुम लोग एक लड़का हो, ठीक है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा दादा है, हो सकता है तुम्हारा परदादा भी हो, तो सब मिलके क्या हो गया, एक बिग परिवार हो गया बेटा, बिग फैमिली हो गया, ठीक है। और सेंटेंस क्या है, एक स्मॉल फैमिली है। इसी को अपने दिमाग में रखिए कि क्लाउज एक बिग, क्लाउज एक स्मॉल फैमिली है और बड़ा वाक्य क्या है, एक बिग फैमिली है। तो इसमें भी कंपलसरी एक्शन है, क्लाउज में भी सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के क्लाउज हो ही नहीं सकता। ये किसी बड़े वाक्य का उपवाक है, यही समझिए। तो चलिए एक तो वाक्य लिखाते हैं। चलिए भाई, आई सॉ ए मैजिशियन। I saw a magician who was getting off the bus on the bus stand। देखो भाई, मैंने एक जादूगर को देखा जो बस से उतर रहा था। कहाँ पर? बस स्टैंड में। मैंने एक जादूगर को देखा जो बस पड़ाव में उतर रहा था। ठीक है, अब देखो बेटा साहब, इसमें एक वाक्य है, आई सॉ ए मैजिशियन, एक वाक्य हो गया। हु वॉज गेटिंग ऑफ द बस, जो बस से उतर रहा था, ऑन द बस स्टैंड में। ये हुआ या किसके लिए? मैजिशियन के लिए, है ना। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ये सब बताएंगे सिंथेसिस जब पढ़ाएंगे। हु से वाक्य को जोड़ा जाता है, प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है, कंजंक्शन से जोड़ा जाता है और फ्रेज से भी जोड़ा जाता है। ये इसीलिए तो सब बता रहे हैं। तो इसमें दो वाक्य है, आई सॉ ए मैजिशियन, ये एक क्लाउज हो गया। ही वॉज गेटिंग ऑफ द बस ऑन द बस स्टैंड, ये दूसरा क्लाउज हो गया। समझ में आ गया विद्यार्थी? तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग सवाल खड़ा होता है कि सर हम लोगों को पढ़ा रहे हैं आइटम्स एंड फ्रेज और बीच में चला आया सेंटेंस और क्लाउज। ये इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इन्हीं दो के आधार पर फ्रेज का निर्माण हुआ है। तो ये दोनों क्लाउज और सेंटेंस रिक्वायर्ड करता है, सब्जेक्ट और वर्ब का रिक्वायर्ड करता है, लेकिन फ्रेज रिक्वायर्ड नहीं करता है। सेंटेंस और सब्जेक्ट और वर्ब का रिक्वायर्ड नहीं करता है। तो है क्या फ्रेज? तो आइए फ्रेज के बारे में भी अब हम लोग जानें।
बंद करते हैं। हाँ, तो हम लोग आ रहे थे फ्रेज में। सेंटेंस भी बेटा वाक शब्दों का समूह है, ठीक। और क्लाउज भी शब्दों का समूह है। दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। लेकिन फ्रेज में शब्दों का समूह है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी नहीं है। बुझ गए? कई शब्द या कई वर्ड मिलके एक क्लाउज, एक फ्रेज बनता है जो अल्टरनेटिव सेंस देता है, ठीक है। इसलिए फ्रेज का जैसे देख लो बेटा, ब्रेक, ब्रेक डाउन, ब्रेक into, break down, bring forth, bring forth, यही है। ब्रेक डाउन का मतलब तोड़ देना। मान लो बेटा हमको तुमसे किसी बात पर झगड़ा हो गया, दुश्मनी हो गई, है ना। हमने भी एहसास किया कि उससे बातचीत नहीं करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। और तुम भी एहसास करते हो, तुमने भी डिसाइड कर लिया कि नहीं सर से बात करना ही है, तो क्या करेंगे बेटा, आई ब्रेक डाउन माई एंग्री विथ यू। क्या मतलब हुआ, मैंने अपने गुस्से को आपसे तोड़ दिया, मतलब और गुस्सा नहीं है। ठीक उसी तरह से ब्रेक इनटू, जबरदस्ती तोड़ ताड़ के घुसना, जैसे द थीफ या द रॉबर इंटर्ड इनटू माय हाउस, द रॉबर इंटर्ड इनटू, ब्रेक इनटू माय हाउस, मतलब जबरदस्ती तोड़ ताड़ करके घर में घुसा। यही हो गया बेटा, ये फ्रेज है। तो फ्रेज क्या है, शब्दों का समूह है जो अल्टरनेट अर्थ देता है। PH, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which shows alternative sense। समझ में आया विद्यार्थियों? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिस तरह से सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक उसी तरह से फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। व्हिच शोज, जो दिखाता है, क्या दिखाता है, अल्टरनेटिव सेंस, मतलब अल्टरनेट। मान लो तुम्हारा कलम लिखते लिखते खराब हो गया, अब तुम कह रहे हो सर कलम खराब हो गया, तो हम कहे ठीक है बेटा एक ठो कटर पेंसिल है, तो तुम बेटा कलम के बदले में कटर पेंसिल से काम कर लिया, तो वो पेंसिल क्या हो गया, अल्टरनेट ऑफ द पेन। तो अल्टरनेट अर्थ होता है। यही अंतर है सेंटेंस और क्लाउज में। यहाँ एक बात और छूट गया, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ये भी लिख लीजिए, और abbreviation of words।
फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एब्रीविएशन ऑफ वर्ड्स। शब्द संक्षेपण भी है। जैसे देख लीजिए भाई, ए बी सी सब हम लोग जानते हैं। ए बी सी क्या है? इंग्लिश का अक्षर है, लेकिन देखिए अल्टरनेट अर्थ होता है। हम लोग बोलते हैं ए तुम क्या मैथ बनाएगा, तुमको तो मैथ का ए बी सी डी नहीं आता है, मतलब साधारण ज्ञान नहीं आता है। देखिए अल्टरनेट अर्थ दे रहा है, का अर्थ क्या हो गया? कॉमन, कॉमन नॉलेज, कॉमन नॉलेज मतलब साधारण, साधारण ज्ञान। इसलिए लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए तुम क्या साइंस पढ़ेगा, तुमको तो विज्ञान का ए बी सी मालूम नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इवन यू डू नॉट नो ए बी सी ऑफ साइंस। ABC ऑफ साइंस समझ में आ रहा है विद्यार्थी? ये क्या हो गया? ABC फ्रेज हो गया। तो अब एक सवाल खड़ा होता है कि सर ये फ्रेज कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, इसकी इम्प्लीमेंट कहाँ करना है? तो पहले समझो, फ्रेज से अंग्रेजी बहुत सुंदर हो जाता है। We must try to speak English with the help of phrase। इसलिए फ्रेज बहुत सुंदर चीज हो जाती है। यही कारण है कि हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि सर वहाँ पर लिखा हुआ इडियम्स एंड फ्रेज, व्हाट इज दिस इडियम्स एंड फ्रेज? तो बेटा देखो, ये फ्रेज नाउन का भी काम करता है, इसलिए वो कहलाएगा नाउन फ्रेज। वर्ब का भी काम, वर्ब का भी परिभाषित करता है तो हो जाएगा बेटा वो वर्बल फ्रेज। एडवर्ब का भी काम करता है तो हो जाएगा बेटा एडवर्ब फ्रेज। प्रीपोजिशन का भी काम करता है, वो जोड़ता है तो हो जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। सब फ्रेज को एक जगह मिला दोगे तो बन गया बेटा आइटम्स एंड फ्रेज। बुझ गया? तो ये निश्चित नहीं है कि आपको परीक्षा में कौन फ्रेज पूछेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक्सेस 30 या 40 फ्रेज बताऊंगा, उसमें से आप लोगों को फंस जाएगा, ये गारंटी है मेरा। ठीक है? तो आप याद करने के लिए तैयार हो जाइए। बिना याद किए आपका फिर भी हम समझा के बता देंगे, तोड़ तोड़ के बता देंगे कि इसका अर्थ क्या होता है फ्रेज का, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपके एग्जाम में फंस जाएगा। ये नाउन से रिलेटेड भी है, वर्ब से रिलेटेड भी है, प्रीपोजिशन से भी रिलेटेड है, एडवर्ब से भी रिलेटेड है। जैसे इंटरमीडिएट वगैरह क्वेश्चन में पूछता है एडवर्ब फ्रेज, तो बेटा इसका क्वेश्चन 2-3 टाइप का होता है, तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे और उसका प्रैक्टिस भी आपसे करवाएंगे। तो ये मेरा फ्री चैनल है, सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा उसी नंबर से हमको आप मैसेज भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। रेस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सब कुछ डिटेल के साथ बताएंगे। रेस्ट इज ओके।